नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हर कोई दम साधे हुए देख रहा है कि क्या होने वाला है। इससे भी ज़्यादा कब होने वाला है और एक ये भी कि किस रूप में और स्वरूप में होने वाला है और अ, उसकी जो मारक क्षमता होगी या टारगेट होंगे, वो किस तरह के होंगे? यानी सवाल बहुत सारे इस समय लोगों के दिमागों में उमड़-घुमड़ रहे हैं और जवाब अगर किसी के पास है तो वो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी या हमारे रक्षा मंत्री हैं या हमारे एनएसए और विदेश मंत्री और हो सकता है कि किसी 5वें आदमी को पता ना हो क्योंकि कई बार जिनको ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, ठीक है, उनको हाई अलर्ट पर रखा जाता है, लेकिन आखिरी समय तक उनको भी पता नहीं होता है कि हमारा टारगेट क्या होने वाला है और हमें करना क्या है। अंतिम समय पर चीज़ें तय होती हैं। जैसे बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक हुई थी, तो किसी एक हवाई अड्डे से उन 12 विमानों ने उड़ान नहीं भरी थी। उन्होंने अलग-अलग जगहों से उड़ानें भरी थी और उसके बाद फिर वो असंबल हुए थे। तो जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, जो जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार हैं, ख़ास तौर से जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, बांग्लादेश के भी बहुत गूढ़ उनकी उनकी जानकारी है। कर्नल अजय रैना साहब के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इस समय चल क्या रहा है। रैना जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको भी सभी दर्शकों को भी गुड टू बी बैक हियर। रैना साहब, अभी जो मैंने कुछ दर्शकों की तरफ से और दर्शकों के मन में जो इस समय सवाल चल रहे हैं, उनका कोई निराकरण आपके पास, कोई जवाब आपके पास? नहीं, आपने बड़ा सही कहा। उसको हम एक जो स्लैंग में बोलते हैं उसको बोलते हैं नीड टू नो बेसिस। जब देश का प्लान देखिए, पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि काफ़ी सारे प्लान्स बने होते हैं। काफ़ी सारी कॉन्टिजेंसीज की प्रैक्टिस की गई होती है। ये भी नहीं होता कि आज एक हमला होगा और फिर उसके बाद हम प्लान शुरू करेंगे ऐसा। तो बेसिक प्लान्स दुश्मन को नज़र के रखते हुए हमारी ट्रेनिंग, हमारी सोच, हमारा ओरिएंटेशन वो हमेशा हमारे दुश्मन के हिसाब से होता है। जो चाइना में लागू है वो हम पाकिस्तान पे लागू नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान में लागू है वो शायद हम बांग्लादेश में लागू नहीं कर सकते, तो वो सब होता है। लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता है और फिर एक एक ऑप्शंस का एक जैसे टेबल पे डिनर बिछाया होता है अच्छी तरह से, डिशेस की तरह बिछाई जाती हैं और वो फाइनल कॉल मिलिट्री लीडरशिप लेती है। और लोगों ने, हालांकि हमारे बड़े विद्वान लोग हैं, जो पता नहीं मुझे समझ नहीं आता किस किस्म के विद्वान हैं, उनको बुरा लगा था बीच में कि कोई फौजी नहीं बैठा हुआ था सीसीएस में। हमारे डेमोक्रेसी का एक तरीका काम करने का, हमारे जो चीफ सीडीएस जब पहले नहीं थे तो चीफ जो थे उनको ऑन इन्विटेशन सीसीएस में बुलाया जाता था। अभी भी बुलाया जा सकता है अगर ऐसी बात होती है। तो वो सारे तीनों चीफ अपने प्लान सीडीएस साहब के पास डिस्कस होते हैं। सीडीएस साहब और कभी तीनों साथ मिलकर रक्षा मंत्री साहब के पास जाते हैं। सीसीएस में रक्षा मंत्री साहब जाके बात करते हैं और जब अगर वो जो ऑप्शंस और वो जो मीटिंग जो होगी जिसमें फौजी भी बैठे होंगे, शायद वो कहीं कैमरे में कभी नहीं आएगी, बिकॉज फाइनल डिसीजन वहां लिया जाएगा। तो इस सारे घटना चक्कर में बेसिकली नीड टू नो बेसिस होता है। एक तो प्लान्स की सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमेशा लाइक आपने कहा मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, तो उनको लास्ट मिनट तक जब जब तक उस पे कि यस ये वाला प्लान है, चाहे उसका कोड वर्ड हो, चाहे ऐसा प्लान हो कि नेवी का ही प्लान, जैसे एयरफोर्स का बालाकोट में एयरफोर्स था प्योरली, पूरी जो थी वो आर्मी मेजरली थी बट एयरफोर्स स्टैंड बाई पे थी। हो सकता है अगला नेवी वाले करें। हमारा ये भी तो होता है, कोटा सिस्टम भी बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, बिकॉज नेवी और पाकिस्तान नेवी में बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर हमें अपनी कैजुअलिटीज कम करनी है तो अगर कुछ करना ही है तो नेवी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। प्लस नेवी के पास जो टारगेट्स हैं उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। तो मोदी साहब के दिमाग में क्या है वो तो लोग कहते हैं ना, उनकी परछाई को भी पता नहीं होता। वैसे भी किसी भी देश में जब ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं तो अगर ये लीक हो गया तो आपका पूरा प्लान का बट्ठा बैठ जाता है, तो वो कोई नहीं है। तो इसलिए आई थिंक देशवासियों से मेरी यही होगा कि हम सब्र करें
और अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट करें, बिकॉज एक चीज तो इस लीडरशिप में है कि ये देशद्रोही नहीं है, जो करेंगे देश के भले के लिए करेंगे। पिछले टॉक में भी हमने ये डिस्कस किया था कि शायद लड़ाई वाली ऑप्शन को पीछे रख के और दूसरी ऑप्शन के साथ ओवरऑल करना, तो वो समझदारी और वो मैच्योरिटी, मैं तो पुतिन साहब और मोदी साहब को दुनिया के सबसे बड़े दो स्ट्रेटजिस्ट मानता हूँ, और मैं भी तब उस पर कायम हूँ जी। और बहुत लोग हैं रैना साहब, जो चाहते हैं कि बस तुरंत जवाब दे दिया जाए पाकिस्तान को, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसके धुर्रे बिखेर दिए जाएं, और जो कुछ हुआ है उस टिट फॉर टैट वाली चीजें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी बहुत संतुलित दिमाग के साथ, और जब कोई अटैक होता है तो उसके परिणाम भी किस तरह के होते हैं, और उधर से फिर उसका जवाब आता है, उनकी मजबूरी हो जाती है जवाब देना, उसको जी हम कैसे विफल करते हैं और किस किस तरफ से जवाब आ सकते हैं, उसका भी हम लोगों को अंदाजा होता है पहले से ही। हमारा जो भी आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का लीडरशिप है, उसको इन चीज़ों के अंदाजे होते हैं, क्योंकि वो उसी तरह की ट्रेनिंग करते रहते हैं, उसी तरह की उनके बीच में जो है डिस्कशंस रहती हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे होते हैं, वो उनको भी बारीकी से और उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और अपनी शक्ति का भी उनको पता है कि हमारे पास शक्ति क्या है और दूसरे की भी क्या शक्ति है। कमजोरियां तो सबकी पता लग जाती हैं, लेकिन शक्ति को जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाले की शक्ति क्या है और उससे निपटने के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, भारत को युद्ध में अपने आप को झोंकना नहीं चाहिए। वो प्रधानमंत्री के कुछ बयानों का भी उल्लेख करते हैं। वो गाजा के और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रहा है, वो तो जब मॉस्को गए थे तो उन्होंने पुतिन साहब के मुंह पर कह दिया था कि युद्ध का समय नहीं है ये। तो ऐसे प्रधानमंत्री आखिरी समय तक भी युद्ध को टालने की तो कोशिश करेंगे, पर ये तो एक तरीके से उनके ऊपर भी और देशवासियों के ऊपर भी थोपा गया है। देखो ओंकार जी, दर्शकों को समझना चाहिए, एक बड़ी कॉमनली यूज होने वाली फ्रेज आजकल है एस्केलेशन लैडर। तो उस एस्केलेशन लैडर के टॉप पे बैठा हुआ है न्यूक्लियर क्लैश, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बर्बादी है ना। लेकिन उसके नीचे बहुत सारे लेवल्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम, जैसे मैं खुद पिछले शो में हमने जब बात की थी तो मैं खुद ही कह रहा था, जैसे मैंने अभी भी मेंशन किया कि मेरी भी प्रायोरिटी में मिलिट्री एक्शन, काइनेटिक एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बाकी चीजें इंपॉर्टेंट, अगर पाकिस्तान को अपना ठोकना है तो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम काइनेटिक एक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। फुल फ्लेज लड़ाई के पहले और उसके नीचे बहुत सारे लेवल्स हैं जिसपे हम अपना एक सिग्नल, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेमोक्रेसी में, हम इसको अच्छा कहें बुरा कहें, उनकी एक कंपल्शन होती है अपने वोट बैंक को, अपने देशवासियों को एक एश्योरेंस देना, एक शो करना। और नेक्स्ट जब हमारे देश के अंदर आके हमारे रिलीजन बेस पे हिंदू कौन है उसको अलग करो, गोली मारो, ऐसे वाले सीन हो तो आप उसको लाइंग डाउन नहीं ले सकते। और इस सरकार ने लिया भी नहीं है। देखिए अभी हम लोग सारे डिस्टर्ब हैं। क्या हम ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि 2019 के बाद 2025 में हुआ है, होना नहीं चाहिए था, पर कभी इतना लंबा अंतराल आया कभी हमारी हमारी अपने जीवन में कि भारत में 6-7 साल इतनी बड़ी भयानक घटना ही ना हो। हम तो एक ऐसे फेज में गुजर चुके हैं जहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता था। कभी यहाँ जी बम हाँ। फट रहा है, कभी ट्रांजिस्टर बम फट रहा है, कभी कुकर बम फट रहा है, दिल्ली में लाजपत नगर में हो गया, कहाँ कहाँ नहीं, कोयम्बटूर में हुआ। तो उस हिसाब से ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो सोच है और जो चीज़ों को देखने का तरीका है और जो एजेंसीज उस गाइडलाइन के अंदर काम करती हैं वो ठीक है। अब ये कैसे रिजॉर्ट खुल गया, पहले कैसे खुल गया पता नहीं चला, वो कहानियां बाद में आती रहेंगी। पर अब हो गया, फैक्ट ये है कि हमारे फेस में है कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे हुआ। तो काइनेटिक रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी इसमें भी है। अब उसमें क्या होता है ओंकार जी, एक तो होता है कि आप आंख बंद करो, जैसे ईरान ने किया था अमेरिका के साथ, क्या फेंक दो मिसाइल टू मेक ए स्टेटमेंट, और अमेरिका को बता दिया था कि भाई तू हटा ले। इराक में किया था ना उन्होंने, जब उनको उनका जनरल मारा था, तो अमेरिका ने अपने बंदे हटा लिए, वहां मिसाइल फटी, कुछ लोगों के पर्दे पर्दे फटे कान के, और माइग्रेन हो गया अमेरिकन को काफी सारा। वो बड़ी फेमस मजाक बना था, वो उसको कहते हैं नूरा नूरा कुश्ती। उसका नेक्स्ट लेवल क्या है जो इसराइल और ईरान में हुआ, इसराइल घुसा,
उनके एयर डिफेंस को तबाह करके आया, उन्होंने मिसाइल मारी और ईरान का इसराइल का नुकसान किया, जो खबरों में नहीं आया। जो दूसरी बार जो हाइपरसोनिक आई, लड़ाई नहीं हुई। तो एक फुल फ्लैज लड़ाई और बिल्कुल नहीं एक्शन नहीं करने के बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि टाइम क्यों लिया? अब मेरे को जो समझ आया, अभी मैं तो ना गवर्नमेंट में हूँ, ना मैं सर्विस में हूँ, मैं तो गैस ही कर सकता हूँ कि अगर हमने प्रहार करना है, जो कि हमें करना पड़ेगा, अभी पॉलिटिकल कंपल्शन भी है, नेशनल कंपल्शन भी है, और अगर आप रियली कह रहे हो कि हमने कल को एक रीजनल पावर और फिर सुपर पावर का सीढ़ी तय करनी है, तो फिर हमें ये हम थप्पड़ खा नहीं सकते, हमें मारना तो पड़ेगा ही। तो फिर क्या होता है कि आपकी टारगेटिंग बड़ी केयरफुल होती है, आप न कहाँ हिट करना है। क्यों, आज से पहले क्या था, हम टेररिस्ट कैंप को हिट किया था उरी में, बालाकोट में हमने टेररिस्ट के सेंटर को हिट किया था, ट्रेनिंग सेंटर था जैश ए मोहम्मद का, मदरसा था बहुत बड़ा। अभी मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन होगा मिलिट्री और जो इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में आपको पता है कुछ भी नहीं है, बट जैसे कराची हार्बर जैसे एक जगह अगर उसको वहां डैमेज करते हैं तो इनकी सप्लाई लाइन कट जाएगी पूरी, और इनके अंदर इनके पास ना तेल के रिजर्व्स हैं, ना इनके पास कुछ भी नहीं है, अम्यूनिशन भी बेच चुके हैं यूक्रेन को और इसराइल को। तो टारगेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने 10 या 15 जगह ठोकना है, वो ऐसा ठोका जाए कि एक अच्छा मैसेज आए, उनकी स्ट्राइक बैक करने की कैपेबिलिटी भी असर पड़े। ये ना हो कि हम ऐसी जगह पे ठोक के आ जाएं कि उसके बाद उनके कहीं और ठिकानों से हमारे ऊपर एक बहुत तगड़ा प्रहार हो, फिर हम मजबूर हो जाएं, फिर हम ठोकें, फिर लड़ाई शुरू हो जाए। तो इसलिए ये जो देर हो रही है या जो भी स्टडी की जा रही है इसको, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ होने वाला है। क्या हाफिज सईद को नहीं पता? तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाफिज सईद अपने घर के उसी बेडरूम में सोता होगा जहां 10 दिन पहले सो रहा था? नहीं, वो भी निकला होगा। अगर हमने उसको टारगेट करना है, अगर हमने इस बार सोचा कि ISI को सॉर्ट आउट करें या GHQ को सॉर्ट आउट करो, तो उनकी भी तैयारियां हैं, उनके बंकर्स भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। तो इसलिए ये बड़े डेलिब्रेट, और फिर लास्ट में क्रॉस का चेक करना पड़ता है कि जिसको हम सोच रहे हैं वो टारगेट है भी कि नहीं, हिल तो नहीं गया। सही। जितना मर्जी आप सर्वेलेंस कर लीजिए, हमने सर्वेलेंस के नीचे नीचे परमाणु विस्फोट कर लिया था, अमेरिका को खबर नहीं हुई। सैटेलाइट उनके ऊपर 4 घूमते हैं भारत के ऊपर 24 घंटे, तो करने वाले कर जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीजों को डेलिबरेटली अगर जल्दबाजी में करते ना, तो क्या होता, दिवाली की तरह हम कहीं फेंकते, उनकी रोड पे गिरता, कोई बच्चा मरता, कोई प्लेग्राउंड में गिरता, एक और नया गाजा की तरह स्टोरी बन जाती, और हमारे अंदर से ही शोर। तो अगर आपकी टारगेटिंग केयरफुली चोजन है, आपने टारगेटिंग बड़े ध्यान से की है, 2 एम है, एक अच्छा सिग्नल देना, दूसरा उनकी रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी को उसी टारगेटिंग में रोकना कि हमें वो ज्यादा प्रहार ना करें। तो इन चीजों में टाइम लगता है, उसको लास्ट मिनट तक उससे चेक होता है। और फिर आप ऐसा भी नहीं है ना, आप सेलों में ऑपरेट नहीं कर रहे। मुझे क्लियर कंफर्म, ये तो हम सोच सकते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं तो कुछ अमेरिका से भी कानाफूसी चल रही होती है, उनकी चाइना के साथ कानाफूसी चल रही होती है, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। हमारे देशवासियों को ये खुश होना चाहिए कि हम नी जर्क रिएक्शन नहीं दे रहे, हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि नुकसान करवा लें अपना। तो अब जो होगा वो ठीक ही होगा, आई एम कॉन्फिडेंट। बाकी लड़ाई का तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है एक गोली चले, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी, एक गोली चली थी प्रिंस के ऊपर, तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, तो रोक तो आप सकते नहीं। बट हाँ, इसके एस्केलेशन को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आपकी प्लानिंग बहुत डेलिबरेटली हो, और कुछ लोग जो नजर ना आए वो आपके ऑन बोर्ड आपके साथ खड़े हों, और जिनको आप कॉमन कह लो, कुछ भी कह लो, सुपर पावर्स होती हैं। तो इसमें टाइम लगता है, नो डाउट्स। रैना साहब, मेरे पास एक मेल आई, और गुजरात की हमारी एक दर्शक भी हैं, मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, और ये गुजराती भाषा में है। दर्शक भी देख सकते हैं, गुजरात के जो दर्शक होंगे वो तो समझ पा रहे होंगे इस लैंग्वेज को, पर मैंने भी हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद फिर मैंने इसको पूरा पढ़ा है। तो ये उनकी लंबी पोस्ट है जिनकी भी उन्होंने फॉरवर्ड की है, और इसमें कुछ मुद्दे उन्होंने साहब उठाए हैं, और जिन्होंने भी ये पोस्ट लिखी है उनका मानना ये है कि भारत को एक वैश्विक साजिश के तहत युद्ध में धकेलने की कोशिश की जा रही है। और ये क्यों कोशिश की जा रही है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि जब ऐसी साजिशें रची गई हैं या ऐसी प्लानिंग की गई हैं। चूंकि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उस समय हमारी इकोनॉमी
दुनिया में 11वें स्थान पर थी, 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और उनके 10-11 साल के कार्यकाल में ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। 6 पायदान हम और ऊपर चढ़े हैं और हमने ब्रिटेन जैसे देश को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री को हमने सबने सुना है कहते हुए कि हम 2027 तक, 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं दुनिया की। और जब आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं और वो 2047 की बात भी करते हैं कि आज़ादी के जब हम 100 साल पूरे कर रहे होंगे, तो हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के बीच अपना स्थान बना चुके होंगे। तो ऐसे में जो दुनिया की ताकतें हैं, उनको भारत का इतनी तेज गति से आगे बढ़ना रास नहीं आ रहा है और इस लेख में यही सब कहा गया है। इसका जो कंटेंट है उस पर तो हम बाद में आएँगे। अजय जी, ये एक कारण हो सकता है, हालाँकि ये जो घटना हुई है पहलगाँव में, मैं मानता हूँ कि ये स्वतः स्फूर्त भी हो सकती है, कहीं से गाइडेड भी हो सकती है। यानी पाकिस्तानी जो सेना प्रमुख हैं या आईएसआई है या जो इनके सरगना बैठे हुए हैं, उनके द्वारा बिछाया गया ये जाल है। लेकिन जो ये तथ्य हैं कि बार-बार हिंदुस्तान को, भारत को, मोदी जी को युद्ध की तरफ धकेलने की और आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है, इस थियरी में कितना दम हो सकता है? ओंकार जी, जियोपॉलिटिक्स का एक नियम है कि आप किसी भी थियरी या किसी भी सोच को आप ये नहीं कह सकते गलत है। उसमें कितना मेरिट है, नहीं है, वो बात की बात है। तो एट द फेस ऑफ इट अगर मैं ये कहूँ कि ये बिल्कुल गलत है, तो मैं बेवकूफ़ी वाली बात करूँगा। ये तो नहीं है। लेकिन आई थिंक हमें फिर एक कुछ चीज़ें और बेसिक भी समझनी चाहिए। एक हम सबसे पहला बेसिक चीज़ ये है कि नोट किया होगा आपने कि पिछले 24 और 48 घंटे में पाकिस्तान आर्मी के कुछ लेटर्स नेट पे घूम रहे हैं कि हमारे 250 ऑफिसर, 2500 जवान रिजाइन कर रहे हैं। फिर एक इमरान खान का लेटर घूम रहा है जिसमें इमरान खान और यूएस के डिप्लोमेट के साइन है। वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में जाएगा, लेकिन 3 कंडीशन है। उसमें एक ये है कि इमरान खान का रेप नहीं किया जाएगा। आई मीन ये अभी हम लड़ाई से पहले और लड़ाई के दौरान साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चलते हैं। और जब तक कि हमें ये पता है कि ये 150 ऑफिसर रिजाइन कर रहे हैं, इतने हजार कर रहे हैं, शायद ये नकली है। इमरान खान वाला लेटर भी तो देखने में उसको लगता है उसका एड्रेस ही गलत लिखा है पीटीआई के ऑफिस का। जिना रोड पे तो है नहीं, वो बेनीगला में उनका हेडक्वार्टर। तो ये तो सरेआम दिखता है कि गड़बड़ है। और मैं हमेशा कहता हूं अपने देशवासियों को, मैं आज भी ट्विटर में पूरा कि ऐसे वाले को आप ऐसे एजेंडा को दबा के फैलाओ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है दुश्मन के ऊपर। साथ ही साथ कुछ ऐसी थेरीज भी आएंगी, ऐसी ऐसी बातें भी आएंगी जो बड़ी कन्विंसिंग लगती हैं। क्योंकि अगर आज हम ये, जैसे आपने बात कही, उससे पहले जिसको इस बात का पता नहीं है, तो वो देख रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ हिमाकत की, हम उसको मुंह तोड़ेंगे और ऐसी की तैसी हम बड़े पावरफुल हैं। जैसे ही बीच में बात आती है तो फिर एक बंदे का दिमाग फिर एक अलग डायरेक्शन में चलना शुरू होता है। तो वाइल मैं इसको ना नहीं कह रहा, लेकिन मेरी समझ में ऐसा लगता है कि शायद ये एक्यूरेट नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टी जो चाहती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो और भारत फंसे, वो चाइना है। कोई डाउट नहीं, चाइना ने ईरान में भी अमेरिका को फंसाने की पूरी कोशिश की। बिकॉज चाइना की एक पॉलिसी है कि अपनी स्टेट के, अपनी लैंड पे लड़ाई नहीं लड़ता। चाइना लड़ाई लड़ता ही नहीं है। वो जहां लड़ाई लड़ता है वो मार खाता है। 60 को आप भूल जाओ, 62 वाला हमारा अपना ब्लंडर था। तो उसने ईरान में भी बड़ा कोक्स किया, कोशिश की और अमेरिका ने फूक फूक के कदम रखे। उससे पहले अमेरिका चाहता था कि हम लड़े चाइना के साथ। वो तो इंडिया ने क्लियरली बोला कि क्वाड ही मिलिट्री वाला एंगल ही निकाल दिया। तो वो कोशिशें हुई हैं, उसमें कोई मना नहीं किया जा सकता। आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिकली देखें, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज का जो हाल है, ठीक है, हम लोग 11वां क्या, हम तो फ्रेजाइल 5 में आ गए थे जब मोदी साहब आए थे। हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, जो कि लोगों की आंखों में चुभ रहा है। बट अगर आप अमेरिकन हो ओम जी, और आप अब कह रहे हो कि मैं चाइना से डीलिंग करूंगा, अपनी प्रोडक्शन खुद करूंगा, तो क्या आपको मार्केट कहाँ दिख रही है? दुनिया की मार्केट कहाँ है? अगर हम इतना टूट जाएं कि अपना बेड़ा गर्क कर लें इकोनॉमी की, और हमारे भी यहाँ शॉर्टेज हो जाए, हम इंपोर्ट बंद कर दें और टैरिफ की वॉर में आ जाएं, तो वो जो पावर जिसको हम सोचते हैं कि दुनिया चलाती है, उन्होंने अपना सामान कहाँ भेजना है? डीप स्टेट ने यहाँ पे काफी गंद फैलाया। बांग्लादेश में जो हुआ वो डीप स्टेट का हुआ। डीप स्टेट अमेरिका में, अभी हम मानते हैं कि अमेरिका के अंदर उसका
खत्म तो कभी हो नहीं सकती। बेस हिल गया, यूरोप में शिफ्ट हुई है, डीप स्टेट सिस्टम यूरोप में बैठी है और वो उसमें भी इंटरफेयर कर रही है कि यूक्रेन की वॉर भी खत्म ना हो और उसमें चलती रही, उनका अपना इंटरेस्ट है। अगर ये सच है, जिसको मैंने जैसे कहा कि ना सच कहना भी गलती होगी, तो ठीक है, हो सकता है यही रीजन हो कि हम जो मोदी साहब बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और वो जैसे उन्होंने चाइना के साथ लड़ने से अपने आप को बचाया, यूक्रेन का वॉर पूरी दुनिया में फैलता हो, उसको भी जाके उन्होंने, जैसे आपने कहा, उन्होंने पुतिन के मुंह के ऊपर कहा, फिर यूक्रेन में भी गए, उसने बड़ा नाक चढ़ाया, आगे जेलेंस्की ने बड़े बर्दाश्त करके आ गए। तो दैट कुड बी वन रीजन। दूसरा तरीका देखने का ये है कि अगर आज अमेरिका ने जो स्टांस लिया ओपनली और बांग्लादेश को बोला कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले है, और फिर इसके बारे में आई थिंक आपके शो पे किसी में बात भी की थी कि रशियन इंटरेस्ट क्या है, उसके जहाज क्यों आए हैं बांग्लादेश में, उस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका ये समझ रहा है कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जो 20 साल पहले था, जो दुनिया को ऐसे नचाता था। हाँ, वो आज कॉन्फ्लिक्ट करा सकता है, हथियार भेज सकता है, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकता। इजराइल अमेरिका की कई बार बात नहीं मानता। देशों में जब डिप्लोमेसी में, ओंकार जी, कोई बड़ा फेमस है कि परमानेंट फ्रेंड वो नहीं होता, एट द सेम टाइम फ्रेंड्स के बीच में भी बड़े कुछ होते हैं और दुश्मनों के बीच में बड़ी डिप्लोमेसी चलती है। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका ये रियलाइज कर रहा है कि उसके पास वो पावर नहीं है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके डायरेक्टली, तो मे बी वो अपनी पावर सेंटर्स को आउटसोर्स कर रहा है, जिसमें इंडिया एक अच्छा पार्टनर, रिलायबल पार्टनर है। हालांकि हमें अमेरिका के ऊपर भरोसा करना हमारा रिस्क वो है। सेम टाइम पे पुतिन की और ट्रंप की आपस में लाइंस खुली हुई हैं, और उस संदर्भ में देखो तो अमेरिका, रशिया और इंडिया शायद एक जैसी सोच रहे हैं, उसमें चाइना को आइसोलेट कर रहे हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं तो ये कहूँगा, इसका कोई हाँ या ना में रिप्लाई मेरे पास नहीं है। जिसने मेल लिखी है, नेचुरल ने अपने पॉइंट्स भी लिखे होंगे, और आप जब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हो, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करते हो, मेरे ही लोग मेरे को यूज करेंगे और मेरे थ्रू ही वर्ड फैलाएंगे, ताकि देश के अंदर एक अनसर्टेनिटी की भावना आ जाए, थोड़ा सा भरोसा उठ जाए। तो वो बड़े तथ्यों के साथ लिखी जाती हैं ऐसी चीजें। तो एक एंड पे वो पॉसिबिलिटी है, दूसरे एंड पे ये पॉसिबिलिटी की जो लिखा वो सच है। तो उसमें फिर मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे, तो जिसके पास सबसे ज्यादा इनपुट्स हैं इसके बारे में, वो है हमारी सरकार। एज सिटीजन हम उस पर भरोसा करके चलते हैं, फिर देखते बिल्कुल। हैं। मैच्योरिटी तो है हमारी लीडरशिप में। आई एम श्योर अगर अभी तक उन्होंने लड़ाई अवॉइड की है और दूसरों की लड़ाइयाँ रुकवाई हैं, तो अपना तो इतना होश संभालेंगे। सो इसका कोई यस या नो में आंसर देना थोड़ा सा गलत होगा ओंकार जी। बिल्कुल पॉसिबल सही भी है। है जी। जो कंटेंट इन्होंने भेजा है उसका जिस्ट मैं बता रहा हूँ। एक, जी इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान विदेशी ताकतों ने किसानों और सरकार के बीच अनावश्यक संघर्ष पैदा कर भारत में गृह युद्ध की पूरी तैयारी कर ली और सरकार को 1 साल तक बंधक बना करके रखा। सरकार ने भी मांग स्वीकार कर ली और शांतिपूर्ण समाधान हो गया। विदेशी षड्यंत्रों को सफल नहीं होने दिया गया। उस समय गृह युद्ध के बीज बोए गए थे, लेकिन मोदी की चतुराई से षड्यंत्रकारी असफल हो गए। सेकंड, इन्होंने कहा कि सीएए के समय भी इन्हीं विदेशी शक्तियों ने पूरी तैयारी की थी और शाहीन बाग व दिल्ली दंगे करा करके गृह युद्ध की स्थिति पैदा की थी। तब भी टीम मोदी ने चतुराई और बहादुरी से मामले को संभाला और साजिश को पूरा होने से रोका। तीसरा, ये बताते हैं कि 1 साल से मणिपुर में राष्ट्र विरोधी ताकतें हमें गृह युद्ध के लिए उकसा रही थी। वे इस मामले को संसद में घसीट रहे थे और सरकार को कार्रवाई करने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन सरकार ने बिना एक भी गोली चलाए उन्हें शांत कर दिया। साजिशकर्ता सफल नहीं हुए। चौथा कारण इन्होंने लिखा है कि 6 महीने से वे हमारी सरकार को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का नरसंहार करके युद्ध छेड़ने के लिए उकसा रहे थे, यानी आओ और हमारे साथ लड़ो। लेकिन हमारी सरकार इस विदेशी साजिश को समझ गई और इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसके जाल में मत फंसो। एक बार फिर भारत को पीछे धकेलने की साजिश नाकाम हो गई है। तो ये इनके एक्चुअल में तर्क हैं। 3-4 उदाहरण, 3-4 बड़ी घटनाओं की चर्चा इन्होंने की है।
बिल्कुल, जैसे मैंने कहा तथ्य भी होंगे और तर्क भी सही होंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ जो शायद हम रूल आउट या इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका में जो रेजिम चेंज हुई है उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। देखो ट्रंप का जो पहला टेन्योर था वो एचए कंट्रोल में नहीं था। बाइडेन ने तो सरेआम हमारे खिलाफ काम किया, कोई डाउट ही नहीं है। डीप स्टेट तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी उस टाइम, बांग्लादेश उसका उदाहरण है। सीएए भी उसके पहले, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ बदला है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप ने पूरी सफाई कर दी, और मैं ये भी मानता हूँ कि यूरोप में पावर शिफ्ट हुई हैं जो डेमोक्रेसी के पीछे पड़ी हैं। तो हालात इतने भी नहीं है जैसे लिखे, ये फैक्ट है, लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ा बदलाव आया। आप देखिए, यही ट्रम्प डीप स्टेट यूनुस को लेके आती है, और लेके इसलिए आती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि चाइना बहुत फैल रहा था बांग्लादेश में, उसको काउंटर करने के लिए यूएस ने रजीम चेंज करवाई, और पीछे यूएस की रजीम चेंज हो गई और यही यूनुस जाके चाइना की गोद में बैठ गया। तो हालात बदले हैं, कुछ चीजें तो हुई हैं। बाकी अगर आप देखें ये जो इंसिडेंट हुआ आज, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इनको छोड़ के कोई शक्ति या कोई बड़ा देश नहीं है जो भारत के साथ खड़ा दिख नहीं रहा। और आज हम उस सिचुएशन में, ओमकार जी, कि हमें बस इसी किस्म की सपोर्ट की जरूरत है। वो जमाना चला गया कि जब हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत भी होती थी, यार खड़े तो तुम हो, लेकिन 99 में अगर इसराइल हमें ना देता अम्युनिशन टाइम से, तो हम कारगिल में बड़ा हमें कष्ट हो जाना था। तो वो सबक सीख के, पर ऑपरेशन पराक्रम जब हुआ पार्लियामेंट के अटैक के बाद, तब भी वाजपेयी साहब ने कहा था तीनों सेनाओं को जो करना करो, जो मोदी साहब ने अभी बोल रखा है। और भारतीय सेना के चीफ ने खड़े होकर बोल दिया था कि इतने दिन का अम्युनिशन हमारे पास है, उसके आगे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्योंकि आई थिंक जब उस लेवल पे बात आती है तो आपको ईमानदारी से जवाब देना पड़ता है। अगर आप गलतफहमी ऐसे बोल दो, हाँ जैसे कि प्राण थापर ने किया था, करण थापर जी के पिताश्री जो थे जनरल था प्राण थापर 62 में, तो फिर वो देश का बड़ा नुकसान और बेइज्जती होती है। तो उससे सबक सीख के आज की तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने मोदी साहब की आधी एरा में तो मैं सर्विस में ही था 2017 तक, तो वो चेंज आते हुए देखा। तो हमें बस अभी आज ये चाहिए कि हमारे अपोजिट ज़्यादा लोग ना शोर करें, और इनफैक्ट इंडिया उस पोजिशन में भी है कि कोई शोर करता भी रहे तो हम अपना धड़ल्ले से निकल सकते हैं। जैसे आईडब्ल्यूटी है, नॉर्मल हालात में आज से 15 साल पहले हम आईडब्ल्यूटी को छेड़ने का, इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ने का भी सोच नहीं सकते थे। आज उठा के हमने उसको अबेंस में बोल दिया, बेसिकली हमने बस्ते में डाल दी, ठंडे बस्ते में। तो ये भी दिखाता है कि हमारे तेवर भी बदले और दुनिया भी समझती है कि ये भारत 2000 वाला भारत नहीं है या 1980 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का मोदी का भारत है। और वो खुद लड़ना और हम करना, हम लड़ाई में नहीं जाना चाहते, उसके बारे में हम पिछले शो में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। बट अगर उस बात पे आ गए कि नहीं पीछा छूटा, क्योंकि अगर आप कुछ ना करेंगे सपोज, तो वो भी बहुत गलत संदेश जाएगा। जैसे मैंने कहा, हमारे देश के लिए भी और दुनिया को भी तो दिखाना है। अभी इसराइल की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं लोग? क्योंकि वो किसी भी चीज को लाइंग डाउन नहीं लेता। पावर की रिस्पेक्ट दुनिया में होती है। और अगर हम अपना ग्राफ एक्चुअली देख रहे हैं कि हमने वर्ल्ड पावर बनना है किसी दिन 2047 में, तो फिर आज ये जो इन पायदानों पे हमें एक्शन करना पड़ेगा। साजिशें हमेशा होती रहेंगी। 9/11 की साजिश आज तक क्लियर नहीं है। काफी लोग मानते हैं कि अमेरिका ने खुद करवाया था। आज पाकिस्तान मीडिया खोल के देखेंगे तो वो कहते हैं हमारे भारतीयों ने खुद बांग्लादेश पहलगाम में ये किया है। तो ये बातें तो, और विद लोग फिर अपने उसमें, कल पाकिस्तान में क्या बात हो रही थी कि अटैक होने के 1 घंटे के अंदर एफआईआर कट गई। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? किसी ने एफआईआर लिख के रखी हुई थी। तो अब सुनने वाला जो बंदा, उसने कौन सा जाके चेक करना है एफआईआर कितने पे कटी, हाँ कटी, लेकिन सुन ली ना बात, तो सही उसको विश्वास होना शुरू हो जाता है। तो मेरी सिर्फ यही मेरी एक सजेशन रहेगी कि अभी जिस फेज में हम गुजर रहे हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट या एक क्लैश या एक एक्सचेंज ऑफ फायर होगा, उसमें ये प्रोपेगेंडा और साई ऑप्स चलेंगे, और कई साई ऑपरेशंस की ऐसी चलेंगी कैंपेन्स की हम समझ नहीं पाएंगे कि सच क्या है। तो लेट्स लीव इट टू लीडरशिप एंड हैव फेथ इन लीडरशिप। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है। बाकी डिबेट करने के लिए तो कुछ भी कर लें। और आज कम से कम हमारी भारतीय सेनाएं और हमारी सरकार 99 जैसी स्थिति में तो नहीं खड़े हैं कि किसी इजराइल का मुंह ताकना पड़े। हमारी तैयारी है, और हमारा डिफेंस बजट भी आप देखिए कहाँ का कहाँ पहुंच चुका है। और मोदी जी ने जो हमारे स्क्वाड्रन में भी, हालांकि अभी भी उनको 42 तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो गई है। एक 36 राफेल ऑलरेडी खरीदे जा चुके, उनकी सप्लाई भी भारत में आ चुकी,
और आज 63,000 करोड़ की एक नई डील जो है वो नेवी के लिए, राफेल के लिए हुई है, वो साइन हो गई है। लगातार चिन्होक हेलीकॉप्टर हों या अमेरिका से दूसरे सेना के लिए मालवाहक जहाज खरीदने की बात हो, S-400 प्रणाली खरीदने की बात हो, बहुत सारा इधर जो है वो काम सेना के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि सेना की स्थिति वैसी नहीं है जैसी जवाहरलाल नेहरू के समय 1962 में थी या अटल जी के समय 1999 में थी, कारगिल के समय। वैसा होता तो गलवान पे थोड़ी रुकता चाइना। फिर तो नुब्रा वैली से होते हैं तो पाकिस्तान से हाथ मिला रहा होता चाइना, चाय पी रहा होता, और हम लोग लद्दाख रेंज के इस तरफ मुश्किल से लेह में छुप के बैठे होते। वो क्यों रुक गया उसको भी पता है। तो बिल्कुल आपका सही असेसमेंट है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, डिफेंस हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वेल मीनिंग लोग हैं, वो कहते हैं देखो जी आपकी जीडीपी के रेशो में डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा। फर्स्टली हमें बहुत सारे सेक्टर्स में काम करना, पैसा चाहिए। दूसरा आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखिए, जैसे आपने कहा परसेंटेज में देखोगे तो आपको वहीं दिखेगा, कम होता नजर आएगा। आप जब उसको नंबर्स में काउंट करो, कितने हजार करोड़ और कितनी इन्फ्लेशन, जो 10% जो हमें इन्फ्लेशन लगा के चलते हैं, 10% इन्फ्लेशन होती नहीं, हर चीज में नहीं होती। इनफैक्ट कई चीजें सस्ती हो रही होती हैं। जो टीवी और जो फ्रिज जो आज से कितने महंगे थे 20-30 साल, आज और सस्ते हो रखे हैं। तो एक वो, दूसरा फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे स्क्वाड्रन बड़े कम है। आपको ये भी समझना चाहिए, जो एक काम 6 जहाज आज से 20 साल पहले करते थे, वो शायद एक राफेल कर लेगा। सही। तो क्वांटिटी की जगह क्वालिटी। और किसी जमाने में हम सोचते हैं जिसके पास टैंक है वो बाहुबली है, और आज पता चला कि एक छोटा सा ड्रोन आ गया ऊपर से टैंक उड़ा देता। तो चीजें बदल रही हैं। और प्लस हमने देखा दुश्मन कौन है। हाँ, अगर हमें चाइना और पाकिस्तान से इकट्ठा लड़ना हो, जो मुझे पता है कि चाइना नहीं अफोर्ड कर सकता हिमालय में लड़ना, लड़ेगा किसी टाइम फ्रस्ट्रेशन में, आज नहीं लड़ेगा। तो आज हमने टैकल करना पाकिस्तान। हमारी पोजीशन जो है सो है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है ये भी आप देखिए। तो हम बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड हैं ओमकार जी, मुझे तो कोई दिमाग में इसमें कोई शक नहीं है। बाकी हाँ, कॉन्सिक्वेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें अपना क्लियर पता है। और मेरे को मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सरकार को बड़ा क्लियर पता है कि उनको क्या करना है, और वो करेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा, बट वो प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 नहीं होगा, दैट आई एम श्योर। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ओमकार जी, थैंक यू। थैंक यू सर।